Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2018 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पार्ट थर्ड. ये क्या है? पार्ट थर्ड है. उसके अंदर मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आपको. ओके, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 20 एंड 20 मीन्स टोटल 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए. तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना. तो स्टार्ट करते हैं. और साथ ही साथ अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. तो वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस पेपर चाहिए या फिर कोई भी, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो. ओके, नाउ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. क्वेश्चन नंबर 41. द फॉलोइंग पेडिग्रीज सो इनहेरिटेंट ऑफ ऑटोसोमल ट्रेट. ओके, ये डायग्राम दे रखा है हमें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रो फ्रॉम दिस पेडिग्री. तो इस पेडिग्री से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है मीन्स ये और ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों क्या डिजीज़ है, दोनों डिजीज़ है और उनकी दोनों जो चाइल्ड है वो डिजीज़ फ्री है. तो ये कंडीशन वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं. अगर अगर दोनों पेरेंट्स अगर डिजीज़ है तो उनका जो चाइल्ड होगा तो उनमें से किसी एक को डिजीज़ होना कंपल्सरी होता है ना. तो ये कंसेप्ट मीन्स कुछ बैठ नहीं रहा है. तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है मीन्स द चार्ट इज़ इनकंक्लूसिव. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. बट की के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद देख लेना. ओके, now question number 42. In recombination mapping, 50% recombination frequency between two genes indicate that gene are. तो 50% रिकॉम्बिनेशन जीन फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे. 50% जीन फ्रिक्वेंसी मतलब ये जो जीन है वो क्या है, दूर दूर है. अब दूर दूर है ओके, मीन्स एक जीन यहाँ पे और एक जीन यहाँ पे. तो जब जीन अगर दो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी और वो जीन इंडिपेंडेंटली पास हो जाएंगे. मीन्स अगर जो जीन अगर डिस्टेंस कम होती है तो अगर ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो साथ साथ जाते हैं, है ना. बट अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वो इंडिपेंडेंटली शो करते हैं. मीन्स अगर ये जीन अगर ट्रांसफ़र होगा तो इस जीन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी नहीं है. मीन्स ये दोनों इंडिपेंडेंटली शो होंगे. तो ये जो कंसेप्ट होता है वो इंडिपेंडेंट असोर्ट में आपने मैंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा होगा, है ना. तो जब जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो ये जो मीन्स कंसेप्ट है वो इसका मीन्स क्या हुआ, 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मतलब कि जो जीन है उसके बीच में डिस्टेंस है वो दूर है. ओके, फार अपार्ट एंड शोइंग इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. If a dihybrid test grows yield 1:1:1:1 ratio, then it indicate that the. तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड टेस्ट ग्रोथ का रेशियो दे रखा है तो इसका क्या इंडिकेशन होता है? इसका इंडिकेशन ये होता है कि जो टू जीन है वो इंडिपेंडेंट असोर्टिंग है ना. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ओके, टू जीन आर इंडिपेंडेंटली असोर्टिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन एक्सक्लूसिवली टेक प्लेस इन दी. तो जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है तो आपको पता है कि जब आपने प्रोटीन ट्रांसपोर्टिंग पढ़ा होगा, है ना. तो यहाँ पे जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो होता है, ऐसे ध्यान रखो, गोल्जी बॉडी के अंदर ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है. ओके, एंड ER के अंदर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है. इसका मीन्स होता है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे शुगर ऐड कर रहे हैं. ओ लिंक का मीन्स है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल पे अगर जब शुगर ऐड करते हैं 1 by 1 करते हैं, मीन्स स्टेप वाइज, है ना. ऐसे 1 by 1 ऐड होती है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो उसको बोलते हैं ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन. ओके, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ओ लिंक किसके अंदर होता है, ये होता है आपकी गोल्जी के अंदर. नाउ एक सेकंड कंसेप्ट ये भी आता है कि जब प्रोटीन की ट्रांसपोर्टिंग होती है, टारगेटिंग होता है, तो मान लो कि ये, ध्यान से सुनना, मान लो कि ये गोल्जी है. ओके, ये ER है. जब कोई प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ से ER से गोल्जी में, ओके, तब किसके थ्रू होगा, कौन से वेसिकल, उस वेसिकल का नाम होगा कॉप सेकंड. ओके, ध्यान रखना ER से G में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो ध्यान रखना. कॉप सेकंड क्या करता है, ER से गोल्जी में जो भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, वेसिकल ट्रांसफर करता है. और
जी से एम, वहाँ पे वेसिकल का नाम होता है कोप फर्स्ट। ओके, प्रोटीन टारगेटिंग होती है ना, वेसिकल बनता है तो कोप फर्स्ट। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, द टू डिफरेंट डोमेन ऑफ प्रोकैरियोट आर। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट के जो डोमेन्स होते हैं वो हमें पता है कि बैक्टीरिया एंड आर क्या है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नाउ मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल आर मेनली प्रेजेंट इन। तो जो चैनल आयंस होते हैं मैकेनिकल गेटेड वो हेयर सेल्स, मेनली प्रेजेंट इन हेयर सेल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या कि जो चैनल्स होते हैं, मेरी जो लास्ट वीडियो कि मैं पेंटिंग का पेपर भी मैंने सॉल्व करवा रखा है कम्प्लीटली, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो चैनल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं मेनली। एक होता है गेटेड, एक होता है नॉन गेटेड। ओके, नॉन गेट मीन्स यहाँ पे जो चैनल है उस आयन चैनल के ऊपर कोई गेट नहीं लगा, कोई बैरियर नहीं लगा है। मीन्स ये आयन फ्रीली अंदर आ रहा है, फ्रीली जा रहा है। ओके, इसका एग्जाम्पल है आपका पोटेशियम आयन। नॉन गेटेड का एग्जाम्पल होता है आपका पोटेशियम आयन। नाउ गेटेड चैनल की हम बात करते हैं तो ये अगेन थ्री टाइप्स की। गेटेड का मीन्स होता है यहाँ पे जो चैनल है वहाँ पे गेट लगा है। ओके, और ये कोई बाहर से कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आएगा उस गेट को ओपन करेगा, फिर वो कोई भी मीन्स एसिटाइल कोलिन है आपको पता आता है, तो ये गेट ओपन होता है और सोडियम अंदर जाता है। तो यहाँ पे ये जो गेटेड आयन चैनल है वो अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है लाइगेंड, एक होता है वोल्टेज एंड एक होता है मैकेनिकल। ओके, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल मीन्स जिसके अंदर लाइगेंड्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से कोई सिग्नलिंग आती है, लाइक कैल्शियम सोडियम हुआ आपका, सोडियम में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आएंगे, देन सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वोल्टेज का मीन्स होता है कोई वोल्टेज जनरेट होगा, मीन्स जो जैसे लाइगेंड बाइंड होता है, जैसे लाइगेंड बाइंड होता है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक वोल्टेज ग्रेडियंट ट्रांसफर करता है। उससे क्या होता है कि वोल्टेज गेट होता है वो ओपन होता है, वोल्टेज की वजह से ये गेट ओपन होता है, इसलिए बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। इसका एग्जांपल है ईआर के अंदर जो कैल्शियम चैनल होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिससे कैल्शियम चैनल होता है वो, तो वो उसके थ्रू ओपन होता है। नाउ थर्ड इज द मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल उसको ऐसे समझते हैं कि मान लो ये फिश है। ओके, ये फिश है तो यहाँ पे उसकी लेटरल लाइन सिस्टम होती है, तो यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम में हायर्स प्रेजेंट होते हैं और ये हायर उसके नर्व सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल आयन गेटेड मीन्स बाहर से कोई स्टिमुलेशन हो रहा है उसकी वजह से उसको पता वाटर की मीन्स वो, इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो स्टिमुलेशन है वो आउटर एक्सटर्नल है, उसके थ्रू ये क्या हो रहा है कि फिश ओरिएंटेशन कर रही है, घूम रही है। ओके, तो ये जो किसकी वजह से, क्योंकि हेयर सेल ने सिग्नल्स एक्सेप्ट किया और ये नर्व के अंदर गई, तो ये मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल की वजह से होता है। सो यहाँ पे जो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल का जो आंसर है दैट इज द हेयर सेल्स। ओके, प्रेजेंट इन हेयर सेल्स। नाउ तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस फर्स्ट। तो यहाँ पे पूछा गया लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस फर्स्ट, तो आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो प्रोफेस होता है ना। उसके अंदर 5 स्टेज होती है, लाइक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो ये 5 स्टेज होती है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेस फर्स्ट आएगा। नाउ क्रोमोसोम पफ इन पॉलीटिन क्रोमोसोम आर द साइट ऑफ एक्टिव। तो जो पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है ना, पॉलीटिन क्रोमोसोम आपको पता है कि सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, उससे भी लार्जेस्ट होता है आपका लैम्ब्रस। ओके, तो पॉलीटिन लार्जेस्ट क्रोमोसोम बोलते हैं, तो उसकी साइज़ होती है मैक्सिमम 200 म्यूएम। तो ये जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम पफिंग मीन्स ये जो क्रोमोसोम है, पहले तो बात ये आती है कि पॉलीटिन क्रोमोसोम बनता कैसे। पॉलीटिन क्रोमोसोम्स मीन्स कि बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, है ना, तो वो बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे पॉलीटिन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम पफ का मीन्स होता है कि यहाँ पे ऐसे मीन्स यहाँ पे स्वेलिंग साइट होती है, स्वेलिंग साइट, अनकॉइल स्वेलिंग साइट। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये पूछा गया है द क्रोमोसोम पफ इन पॉलीटिन क्रोमोसोम आर द साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसाइज मीन्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन कॉज ऑफ इमोर्टलाइजेशन ऑफ कैंसर सेल ऑफ मैनी ट्यूमर। तो यहाँ पे क्या बोला, इमोर्टल। आपको पता है कि जो कैंसर सेल होती है वो इमोर्टल नेचर की होती है, मीन्स अमर। ओके, अब बात आती है कि हम क्यों नहीं अमर है, हम क्यों नहीं इमोर्टल है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर टीलोमरेज, हमारे जो जनरल जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है, मान लो कि ये आपका डीएनए, ओके, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जब प्राइमर रिमूव करते हैं हम, है ना, प्राइमर रिमूव करते हैं तो वो वाली सीक्वेंस तो कोड नहीं हो पाती। इस वजह से क्या होता है कि जो एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जब प्राइमर रिमूव करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन बच जाती है, तो वहाँ पे कोई कोड करने वाला कोई है नहीं, कोड करने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, वेट, कोड करने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लास्ट वाली प्रोसेस है वहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे मीन्स एक बार हुआ, दो बार हुआ, बहुत सारे मल्टीपल टाइम में इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, हमें एजिंग हो जाती है, और एजिंग की वजह से हमारी डेथ हो जाती है। बट कैंसर सेल और स्टेम सेल, इन दोनों के अंदर एजिंग नहीं होती। एजिंग नहीं होती मीन्स यहाँ ये सेल कैसे अमर है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। कैसे हो जाती है कि वहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम आके एक्ट करता है ना। सो यहाँ पे क्या टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जब कैंसर सेल बनती है मीन्स वहाँ पे क्या हुआ कि जो टीलोमरेज एंजाइम है वो एक्टिव हो गया, रीएक्टिव हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, प्रोकैरियोट के अंदर ये मीन्स एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और हमारा कैसा होता है, हमारा लीनियर होता है, तो इसलिए यहाँ पे एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, कैल्शियम एटीपी पंप इन मसल सेल आर प्रेजेंट इन। तो आपको पता है कि जो ईआर के अंदर टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, टी ट्यूब्यूल के अंदर, है ना, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम के चैनल होते हैं, टी ट्यूब्यूल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बहुत सारे कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ग्रेडियंट आता है और इसको कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, जिससे वो कैल्शियम बाहर जाता है और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। सो यहाँ पे कैल्शियम आयन पंप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मसल सेल्स। आप कैल्शियम एटीपीज पंप इन मसल सेल आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस आर आफ्टर फैसिलिटेड बाय। तो रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में बल्क ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है, मीन्स लार्ज साइज के मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है। तो ये कैसे होता है कि सपोज कर लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लेथरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है आपका क्लेथरिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, मीन्स सॉरी कार्गो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, और कार्गो रिसेप्टर पे कार्गो मॉलिक्यूल आके बाइंड हो। जैसे ही कार्गो मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ना, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसके ये कार्गो मॉलिक्यूल ऐसे, और यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड है, फिर क्या करेगी, ये अंदर चली जाएगी, यहाँ से कट होके ये अंदर चली जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हो गई। तो ये क्या किसके थ्रू होती है, फैसिलिटेटेड बाय द क्लेथरिन कोटेड वेसाइकल। ओके, मीन्स ये क्लेथरिन कोटेड है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये भी अगेन क्लेथरिन कोटेड वेसाइकल के बारे में आप अच्छे से देख लेना। और कॉप फर्स्ट एंड कॉप सेकेंड वेसाइकल के बारे में मैंने बता दिया। कॉप फर्स्ट वेसाइकल क्या काम आता है, गोल्जी एंड ईआर। तो जब ईआर से गोल्जी में जाता है वेसाइकल तो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, कॉप सेकंड के थ्रू, और गोल्जी से ईआर के अंदर जाता है, ट्रांसपोर्टिंग होती है, वो किस वेसाइकल के थ्रू होती है, कॉप फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का ये फंक्शन होता है। नाउ लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द oocyte ऑफ सर्टेन एनिमल ड्यूरिंग दी। तो जो लैम्ब्रस होता है, तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है इन दी डिप्लोटिन स्टेज। ओके, तो जो डिप्लोटिन स्टेज होती है, डिप्लोटिन में भी मिड डिप्लोटिन स्टेज, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम है वो ब्रश शेप का दिखाई देता है। ओके, जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है वो वर्टिब्रेट
ये वर्टिब्रेट उस साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक एम्फीबिया हुआ, रेप्टाइल हुआ। तो इसका जो मीन्स ड्यूरिंग द लैम्ब्रेस फाउंड किस टाइम फाउंड होता है, दैट इज द इन दी मिड डिप्लोटिन स्टेज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अच्छा, आंसर लिखना भूल गई यहाँ पे ना, 4 होगा। नाउ ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप साइड बाय साइड इन प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम, तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो साथ में आ जाता है, कम टुगेदर। ओके, सो आपका उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन द सेल इज कैरेक्टराइज बाय। ये अगेन क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, सेम ये लाइन है, आई थिंक 2019 के अंदर आ रखा है। तो इसके अंदर क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे रखा है। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स एटीपी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मीन्स मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, लो टू हाई, है ना, नीचे से ऊपर। तो ये काम होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपको, अपटेक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप देख लेना 2019 पेपर के अंदर। नाउ चेस्मेटा आर फाउंड ड्यूरिंग द मियोसिस। तो ये आपको कैसे दिखेगा, जो चेस्मेटा होता है आपको प्रोफेज के अंदर दिखता है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पे है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है मेटाफेज बिफोर मेटाफेज, मेटाफेज से पहले मीन्स प्रोफेज की बात कर रहा है। तो ये आपका होता है करेक्ट आंसर। इसके अंदर क्या होता है, आप ऐसे समझो कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है, जो चेस्मेटा का मीन्स होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, तो वो विजिबल होने, पैकाइटिंग में क्रॉसिंग ओवर होती है, बट जब क्रॉसिंग ओवर विजिबल कहाँ कहाँ होती है, वो डिप्लोटिन की स्टेज के अंदर। कैसे देखते हैं, लाइक ये क्रोमोसोम है ना, तो ये ऐसे विजिबल होगा, ये ऐसे, वेट, एंड ये क्रोमोसोम है, एंड ये ऐसे, मीन्स ये हमें सेगमेंट थोड़ा सा ऐसे लेके आ जाना इसको, वेट, ये आपको ऐसे दिखाई देगा, मीन्स क्रॉसिंग ओवर क्लियरली विजिबल होती है किस स्टेज के अंदर, डिप्लोटिंग के अंदर। बट क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, किस स्टेज में होती है, वो पैकाइटिन में होती है। तो ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। सो चेस्मेटा आर फॉर्म ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट करेक्ट, बिफोर मेटाफेज। नाउ CDK1 साइक्लिन ए कॉम्प्लेक्स एक्टेड। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है ना, बिकॉज CDK1 एंड साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना। सो ऑप्शन नंबर, अगर CDK1 साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स है तो ऑप्शन नंबर 4 होता है करेक्ट। C2M ट्रांजिशन पॉइंट एक्ट एट अ C2M G2M ट्रांजिशन पॉइंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर बहुत सारी स्टेज होती है ना, तो इसके अंदर CDK एंड साइक्लिन दोनों एक्ट करते हैं। तो ऐसे आप ध्यान याद रखना, स्टेज है ये, एक होती है आपकी G1, एक है G1S, एक है S, और एक होती है G2M। ये ट्रांजिशन पॉइंट होते हैं कुछ। ओके, तो ये 4 ट्रांजिशन पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे G1 के अंदर CDK काम करता है आपका 4 या फिर 6, एंड साइक्लिन काम करता है आपका G1 एस फेज के अंदर काम करता है आपका CDK2 एंड E, एंड एस फेज की एंस ट्रांजिशन पॉइंट में काम करता है 2N A, एंड G2M में काम करता है आपका 1N B, है ना। तो यहाँ पे अगर A होता तो 2 आता, तो A होता तो साइक्लिन 2 आता, तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे A दे रखा है या ये दे रखा है। तो ये अगर साइक्लिन A है तो यहाँ पे आप 2 कर देना, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे B कर देना, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि अगेन रिपीटेटिव इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने अभी ये चार्ट बनाया है, वो अच्छे से देख लेना आप। ओके, नाउ पॉलिटिंग क्रोमोसोम इज जनरेटेड ड्यू टू। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में अभी आपको बताया था, जो पॉलिटिंग क्रोमोसोम होता है मीन्स जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना होता है वो होता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, क्रोमेटिन बहुत सारे गुच्छे में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे क्रोमोसोम ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता नहीं है, मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब रेप्लिकेशन होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, मीन्स DNA से DNA बनता है। तो इस कंडीशन में
द रिपीटेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, बार बार रेप्लिकेशन होता है विदाउट सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ इन स्टैंडर्ड यूकैरियोटिक सेल इंटरफेस कंसिस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि सेल साइकिल के अंदर, ये सेल साइकिल है G1 S G2 एंड M, है ना। तो यहाँ पे आपकी G1 से लेके G2 तक साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरफेज। ओके, इंटरफेज साइकिल। और ये जो एम फेज होती है उसको हम बोलते हैं डिवीज़न फेज। ओके, डिवीज़न फेज, और ये बोलते हैं हम इंटरफेज। तो यहाँ पे इंटरफेस का पूछा गया, इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ, तो इंटरफेस में G1 S एंड G2 आएगा। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नाउ द फिनोमिना ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन को आप ऐसे समझो, डाइवर्स का मीन होता है डाइवर्स होना, है ना। मीन्स कोई एक पॉइंट है, यहाँ से कोई ऐसे डाइवर्स हो रहा है ना, ये ऐसे डाइवर्स हो रहा है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्स हो रहा है, मीन्स यहाँ पे सब यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे साइंस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मीन्स ऑरिजिन तो सबका सेम है, बट किसी कंडीशन में स्पीशीज तो सेम है, बट किसी कंडीशन में उनकी फीडिंग हैबिटेट या फिर कोई रहने का, कोई खाने का काम, वो सब अलग अलग, बिहेवियर, है ना, वो अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो थर्ड दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट हैविंग अ डिफरेंट फीडिंग नेचर, मीन्स है तो मॉस्किटो, बट सबका अलग अलग स्पीसीज होती है मॉस्किटो की। वो क्या करता है कि अलग अलग अपना फीडिंग नेचर अलग अलग कर लेता है। मीन्स कोई क्या फीड करेगा, कोई क्या करेगा, दोनों सबका अगर एक फीडिंग नेचर होगा तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में अगर उनको साथ में रहना है तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, अपनी फीडिंग हैबिटेट को चेंज कर लेंगे। मीन्स ऑरिजिन सेम है, डाइवर्स हो गए ना, फीडिंग की बेसिस पे वो फैल गए, है ना। डाइवर्स मीन्स अलग अलग हो गए। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। ओके, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हम डार्विन फ्रिंचेस का भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि गैलापागोस आइलैंड के अंदर एक फ्रिंचेस होती है, उनकी बिक की शेप अलग अलग हो जाता है बिकॉज उनका फीडिंग हैबिटेट अलग अलग है। रहना तो उनको एक ही गैलापागोस आइलैंड में है, बट खाना लिमिटेड है, तो अगर सब एक फूड खाएंगे तो कंपटीशन होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वजह से सब ने अपनी फीडिंग हैबिटेट चेंज कर लेते हैं। तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। Now, the type of horse which were four twice browser and survived nearly 55 million year ago. तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एवोल्यूशन जो हॉर्स है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका ई ऑफ ईपस। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ओके, मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने मेरी सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो इसकी सिलेबस की वीडियो भी अवेलेबल है, ओके, मेरे चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। एंड 2019 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन भी अवेलेबल है, तो वो भी देख लेना। ओके, एंड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में @काव्यस अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको जो भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।